हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डेथ बी नॉट प्राउड सोनेट की कुछ लाइंस पढ़ी थी, या हम यूँ कर सकते हैं कि हमने उसके ऑक्टिव पार्ट को डिस्कस किया था। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सिस्टेड पार्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके थीम को देखेंगे। तो चलिए इसके सिस्टेड पार्ट को देखते हैं। इसके सिस्टेड पार्ट में क्या है, तो इसके सिस्टेड पार्ट को देखें तो इससे पहले मैं आपको उसको जल्दी से एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि फर्स्ट 8 लाइन्स में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट 8 लाइन में पोएट ने ये कहा था एड्रेस करते हुए डेथ को कि यू शुड नॉट फील प्राउड, तुम्हें प्राउड नहीं फील करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट पावरफुल एंड यू आर नॉट ड्रेडफुल। ना ही तुम डरावने हो, ना ही तुम पावरफुल हो। और फिर उसने ये कहा था कि फॉर दोज पर्सन्स whom do you think that you killed them, उन आदमियों के बारे में जिनके बारे में तुम ये सोचते हो कि you killed them, तुमने उनको मार दिया है, in reality they are not died, वो मरे नहीं हैं। ओके, एंड यू ऑल्सो कैन नॉट किल मी, वो पोएट डेथ को ये भी कहता है कि यू कैन नॉट किल मी ऑल्सो, तुम मुझे भी नहीं मार सकते। अगली 4 लाइन्स में उसने ये कहा था कि डेथ इसके नेक्स्ट 4 लाइन में उसने ये कहा था कि स्लीपिंग एंड रेस्टिंग, ये जो दोनों चीज़ें हैं स्लीपिंग और रेस्टिंग, ये भी तुम्हारी एक इमेज है, तुम्हारा ही एक फॉर्म है। और डेथ तुम हमें प्लेजर देते हो, हमें रेस्ट प्रोवाइड करते हो, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हो, हमें रेस्ट दे करके, बट दे मतलब रेस्ट एंड स्लीप दे गिव अस प्लेजर बेटर देन यू, वो हमें प्लेजर देते हैं लेकिन तुमसे अच्छे तरीके से प्लेजर देते हैं, बोलता है। फिर आगे वो लास्ट 2 लाइन्स में ऑक्टिव पार्ट के वो पोएट ऐसे बोलता है कि आवर जो हमारे बेस्ट पर्सन थे, आवर बेस्ट पर्सन्स हु डाइड वेरी सून इन यंग एज, जो जल्दी अपनी यंग एज में मर जाते हैं, इन रियलिटी दे आर नॉट डाइड, डेथ फॉर देम, मृत्यु उनके लिए वॉज अ चांस, एक चांस था, टू प्रोवाइड देयर बॉडी रेस्ट एंड टू फ्री देयर सोल, टू फ्री देयर सोल, कि ये मृत्यु उनके लिए एक चांस था कि उन्होंने अपनी बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड किया और अपने सोल को फ्री किया। उसके आगे अब हम देखते हैं अगले 6 लाइन्स में वो क्या कहता है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and do with poison, war and sickness dwell, and poppy and charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, wise wills thou then। अब स्टार्ट करें तो स्लेव दास, आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि मृत्यु को उसने दास बताया है, नौकर बताया है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि फेट डेस्टिनी किस्मत की, चांस मतलब कोइंसिडेंस कोई चीज़ इत्तेफाक की या इत्तेफाक की, किंग्स राजा की, दास या राजा की नौकर, डेस्परेट मैन जो निराश व्यक्ति हैं उनकी नौकर, साथ ही साथ पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ये सब भी डेथ का रीजन है, मतलब ये भी डेथ लेकर के आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन लाइंस में अपने उसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए पोएट ये कहता है कि डेथ वाई यू फील प्राउड, तुम प्राउड क्यों फील करते हो, बिकॉज यू आर अ स्लेव, क्योंकि तुम तो एक स्लेव हो, तुम एक सर्वेंट हो, किसके, ऑफ सो मेनी थिंग्स या सो मेनी अनसीन फोर्सेज, तुम बहुत सारे अनसीन न दिखाई देने वाले फोर्सेज की क्या हो, स्लेव हो, दास हो। कहता है कि डेथ यू आर स्लेव ऑफ डेस्टिनी, यू आर स्लेव ऑफ कोइंसिडेंस चांस, you are slave of king, you are slave of desperate man, even you are slave of poison, war and sickness. It means death comes by all these things, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से मृत्यु आती है। और जब इन सारी चीज़ों की वजह से मृत्यु आती है तो मृत्यु का कारण कौन बना, ये सारी चीज़ें बनी। और जब ये सारी चीज़ें बनी अगर कारण, तो मृत्यु अपने ऊपर घमंड क्यों कर रही है कि मैंने उसको मार दिया, यही बात कहना चाहता है पोएट। तो पोएट कहता है डेथ वाई यू फील प्राउड,
वाइल, जबकि यू आर नॉट द रियल रीजन ऑफ एनीवन्स डेथ, किसी भी पर्सन के मृत्यु का तुम रियल रीजन नहीं हो। यू आर गवर्न्ड बाय, तुम्हारे ऊपर शासन किया जाता है, यू आर गवर्न्ड बाय, तुम्हारे ऊपर शासन किया जाता है किसके द्वारा? सम अदर अनसीन फोर्सेज ऑफ यूनिवर्स, कुछ अनसीन फोर्सेज है यूनिवर्स में, उनके द्वारा तुम्हारे ऊपर गवर्न किया जाता है या तुम्हारे ऊपर शासन किया जाता है। फिर वो कहता है डेथ, यू आर स्लेव या यू आर अ सर्वेंट ऑफ फेट, डेस्टिनी, तुम किस्मत की दास हो या किस्मत की नौकर हो। क्यों? किसी की किस्मत आ गई तो वो मरेगा, तुम किसी के कोइंसिडेंस का या किसी के कोइंसिडेंस का, हाँ, चांस की दास हो, मतलब किसी के कोइंसिडेंस का कहने का मतलब ये हो गया कि इत्तेफाक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो जाएगी, तो तुम तो कोइंसिडेंस की क्या हो गई? स्लेव हो गई। यू आर ऑल्सो द स्लेव ऑफ किंग, तुम राजा की स्लेव हो। क्यों? अगर राजा ने ऑर्डर दे दिया कि किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो मारा जाएगा, तो यू आर स्लेव ऑफ किंग। फिर आगे कहता है एंड डेस्परेट मैन, यू आर ऑल्सो स्लेव ऑफ डेस्परेट मैन या डिसअपॉइंटेड मैन, जो व्यक्ति निराश है तुम उसके भी स्लेव हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई निराश व्यक्ति है, अपने आप को फांसी पे लटका ले या खुद सुसाइड कर ले तो भी मृत्यु आ जानी है, तो मृत्यु लाने वाला कौन है? डेस्परेट मैन। देन व्हाई डू यू फील प्राउड, तुम अपने ऊपर प्राउड क्यों फील करते हो? फिर अगली लाइन में भी वही बात कहता है कि यू आर ऑल्सो अ स्लेव ऑफ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस, किसी ने जहर खाया तो भी मृत्यु आनी है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो भी मृत्यु आनी है, सिकनेस बीमारी के कारण मरा तो भी मृत्यु आनी है। तो फर्स्ट 2 लाइन में उसने ये बताया कि डेथ इज ओनली अ स्लेव ऑफ सम अदर फोर्सेस लाइक डेस्टिनी, लाइक कोइंसिडेंस, लाइक किंग, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर, सिकनेस, तो इन सारी चीजों की दास बताया है किसको? डेथ को। ओके बच्चों, फिर वो बोलता है अगली 2 लाइन्स में कहता है कि एंड पॉपी एंड चार्म, पॉपी मतलब हो गया बच्चों वो फूल जिससे हमें अफीम प्राप्त होता है, ओपियम जिसको बोलते हैं हम, तो पॉपी एंड चार्म, चार्म मतलब मैजिकल फोर्स, कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन द स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब अटैक, वॉइस वेल्स दाउ देन, कहता है कि अफीम, ओपियम एंड मैजिक ऑल्सो प्रोवाइड अस स्लीप, opium and magic also provide us sleep better than the stroke, better than the stroke मतलब मृत्यु के अटैक से अच्छे, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया था कि किसी की मृत्यु आती है तो लोग रोते धोते हैं या दुखी होते हैं, तो वो उनके लिए एक अटैक की तरह होता है। बट जो अफीम होगा या जो लोग मंत्रमुग्ध कर देते हैं या वशीकरण कर लेते हैं, उसके द्वारा जो हमें रेस्ट मिलता है, दैट इज बेटर देन डेथ, वो डेथ से बेटर है। तो उसने क्या कहा कि ओपियम एंड मैजिक ऑल्सो प्रोवाइड अस रेस्ट बट बेटर देन डेथ। ओके, लास्ट हाफ में क्या करता है कि देन व्हाई इट फील्स या व्हाई डेथ फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, तो मृत्यु अपने आप पे घमंड क्यों करती है? तो इन 4 लाइन्स में आपने देखा कि पोएट क्या एक्सप्लेन करता है। पहले 2 लाइन्स में तो वो बोलता है कि डेथ इज अ स्लेव ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक फेट, चांस, किंग, डेस्परेट मैन, पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस, इन सब की दास बता दिया। अगली 2 लाइन्स में कहता है कि अफीम और चार्म, मैजिक, ये दोनों प्रोवाइड अस स्लीप, ये दोनों हमें नींद प्रोवाइड करते हैं या स्लीप प्रोवाइड करते हैं या प्लेजर प्रोवाइड करते हैं, एंड बेटर देन द डेथ, मृत्यु से अच्छे तरीके से या मृत्यु से अच्छे फॉर्म में। देन व्हाई डेथ फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, तो वो एक क्वेश्चन करता है कि तब मृत्यु अपने ऊपर घमंड क्यों करती है। लास्ट 2 लाइन्स देखें। लास्ट 2 लाइन्स में कहता है पोएट, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। क्या कहता है? वन शॉर्ट स्लीप,
डेथ को क्या कह रहा है? वन शॉर्ट स्लीप। डेथ एक क्या है? छोटी सी नींद है। वी वेक, फिर हम उठेंगे इटर्नली, मतलब इटर्नल वर्ल्ड में, ऐसे संसार में जो कभी खत्म नहीं होना है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और वहां पे मृत्यु नहीं रहेगी। उस संसार में मृत्यु नहीं रहेगी, वहां पे मृत्यु भी मरेगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इन दीज टू लाइन्स या इन दिस कपलेट या इन दिस टू लाइन्स ग्रुप या ग्रुप ऑफ टू लाइन्स, द पोएट प्रेजेंट्स हिज आइडिया ऑफ नेक्स्ट वर्ड। द पोएट प्रेजेंट्स हिज आइडिया ऑफ नेक्स्ट वर्ड। अब ये नेक्स्ट वर्ड कुछ भी हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से, या तो नर्क हो सकता है या स्वर्ग हो सकता है। हो सकता है ये पैराडाइज हो, स्वर्ग हो, और हो सकता है ये हेल हो, हेवन हो या हेल हो, स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। और स्वर्ग और नर्क में जाने के बाद वहां पर मृत्यु नहीं मिलेगी, वहां पे मृत्यु भी मर जाती है, ऐसा वो कहता है। तो पोएट लास्ट टू लाइन्स में अपने एक आइडिया को प्रेजेंट करता है, और आइडिया किसके बारे में? नेक्स्ट वर्ड, दूसरे संसार के आइडिया के बारे में हमारे सामने प्रेजेंट करता है। दूसरे संसार का एक आइडिया हमारे सामने प्रेजेंट करता है और कहता है कि डेथ इज ओनली अ शॉर्ट स्लीप। डेथ क्या है? एक छोटी सी नींद है, और इस छोटी सी नींद के बाद इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ए पाथ, एक रास्ता। किसके लिए? फॉर इटर्नल प्लेजर एंड हैप्पीनेस, इटर्नल वर्ल्ड के लिए, दूसरे संसार के लिए, जो एक प्लेजरफुल होगा, हैप्पीनेस वाला होगा। तो पहली लाइन में उसने क्या कहा कि डेथ इज ओनली अ शॉर्ट स्लीप एंड देन इट प्रोवाइड्स अस अ पाथ फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड, या अ पाथ फॉर इटर्नल प्लेजर एंड हैप्पीनेस। दूसरी दुनिया में जो हमें प्लेजर मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलने वाला है, उसके लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। एंड इन दैट वर्ल्ड, उस संसार में, या इन दैट इटर्नल वर्ल्ड, उस अंतरिम संसार में, उस दूसरे संसार में, देयर विल बी नो डेथ, वहां पे मृत्यु नहीं होगा। द डेथ विल ऑल्सो डाई देयर, वहां पे मृत्यु भी मरेगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आज की फर्स्ट 4 लाइन्स में वो उसको दास बताता है, और फिर बोलता है कि अफीम और मैजिक भी हमें आराम प्रदान करते हैं, लेकिन डेथ से अच्छा प्रोवाइड करते हैं। फिर वो क्वेश्चन करता है, जब ये सब सारी चीज़ें हैं तो डेथ क्यों अपने ऊपर प्राउड फील करता है? और फिर वो कहता है कि डेथ जो है ना, एक छोटी सी नींद है, और छोटी सी नींद के बाद हम लोग दूसरे वर्ल्ड में उठते हैं, और उस वर्ल्ड में एक हैप्पीनेस, एक प्लेजर अलग ही होता है, और उस वर्ल्ड में डेथ नहीं होती है, वहाँ पर डेथ की भी मृत्यु होती है। तो बच्चों, आपने पूरी पोएम पढ़ ली। अब पोएम पढ़ने के बाद आपके मन में या आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गया होगा, एक थॉट बन गया होगा। उस थॉट के अकॉर्डिंग अब हम इसके थीम के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। तो देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड इज द पावरलेसनेस ऑफ डेथ। क्या बताया गया इसमें कि डेथ पावरलेस है, डेथ के पास पावर ही नहीं है। शुरू में बता दिया था कि यू आर नॉट पावरफुल एंड नॉट ड्रेडफुल, न ही डरावने हो न ही पावरफुल हो। तो वही बात कर रहा है कि इसमें बताया गया है कि डेथ इज नॉट पावरफुल। अकॉर्डिंग टू डन के अकॉर्डिंग डेथ इज बट अ पाथवे टू इटर्नल लाइफ। अभी हमने पढ़ा है कि डेथ क्या है? एक रास्ता है। किसके लिए है? इटर्नल वर्ल्ड के लिए, दूसरे संसार के लिए है। ही सेज दैट, वो कहता है कि डेथ गिव्स अस द वे टू द इटर्नल लाइफ। अकॉर्डिंग टू डन के अकॉर्डिंग क्या है कि डेथ हमें एक वे प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है। किसके लिए? इटर्नल लाइफ, कभी न समाप्त होने वाली जिंदगी के लिए। क्यों? क्योंकि नर्क और स्वर्ग में जाने के बाद कोई अंत नहीं होता जिंदगी का। तो उस जिंदगी के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है, और कहता है कि डेथ इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम। डेथ क्या है? फ्रीडम है। अभी मैंने ऑक्टेव की जब लाइंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे यंग पर्सन्स जल्दी ही डाई हो जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि फॉर देम, उन यंग पर्सन्स के लिए डेथ एक चांस था कि वो अपने बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करें और अपनी आत्मा को फ्री करें, या अपनी आत्मा को फ्रीडम दे। तो वही कह रहा है कि डेथ क्या है? ए काइंड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दिस वर्ल्डली सॉरो। और ये फ्रीडम हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दिस वर्ल्डली सॉरो। हमारे संसार में, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसमें जो दुख दर्द हैं, इनसे हमें फ्रीडम प्रोवाइड करती है। कौन? डेथ। फिर आगे कहता है कि डेथ इज जस्ट अ साउंड स्लीप। डेथ क्या है? एक साउंड स्लीप की तरह, एक स्लीप की तरह, एक निद्रा की तरह है। फ्रॉम विच वी विल अवेक एट द डे ऑफ जजमेंट। डेथ
ओनली इज अ स्लीप। डेथ क्या है? केवल एक नींद है जिसमें सोने के बाद हम कब जगते हैं? डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट का मतलब हो गया बच्चों डूम्स डे, प्रलय काल का दिन। प्रलय काल का दिन मतलब जब ये पूरा ब्रह्मांड तहस नहस होने लग जाता है, पूरी धरती जब पलटने वाली होती है, तो उसको कहते हैं डूम्स डे या डे ऑफ जजमेंट। उस टाइम में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी जीवित और मृत प्राणी हैं वो एक बार वापस से जन्म लेते हैं या वापस से खड़े होते हैं, और भगवान उनके कर्मों के हिसाब से उनका क्या करता है? हिसाब किताब करता है। तो वो कहलाता है डे ऑफ जजमेंट, मतलब वो जजमेंट का काम करता है कौन? गॉड। तो कहता है कि डेथ ओनली अ स्लीप, डेथ इज ओनली अ स्लीप। डेथ क्या है? एक स्लीप है जिसमें सोने के बाद हम डे ऑफ जजमेंट के दिन जगते हैं, और फ्रॉम दैट डे, और डे ऑफ जजमेंट के दिन से देयर विल नॉट बी डेथ, उसके बाद वहाँ कोई मृत्यु नहीं होगी। मतलब जब हम दूसरे संसार में चले जाएंगे तो वहाँ पे कोई मृत्यु नहीं होगी। एंड ऑन दैट डे डेथ डाइज, और उस दिन क्या हो जाएगी? मृत्यु भी मर जाएगी, या मृत्यु की भी मृत्यु होगी। सो देयर इज नो कॉज इन फियरिंग ऑफ डेथ, वो कहता है, इसलिए डेथ से डरने का कोई कारण ही नहीं है। डेथ टू डज नॉट हैव एनी लॉजिकल रीजन टू बी प्राउड ऑफ। बोलता है डेथ के पास भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है कि वो अपने ऊपर क्या कर सके? प्राउड कर सके या प्राउड फील कर सके। द स्पीकर्स टोन इज ऑलमोस्ट मॉकिंग। अगर आपने पूरी पोएम पढ़ी है तो उसमें आपने क्या देखा कि हमेशा पूरी पोएम के दौरान स्पीकर का जो टोन है, जो बोलने का तरीका, हमेशा मजाक बनाने वाला है। हिज पर्पज इज टू कट डाउन, उसका पर्पज क्या है स्पीकर का? टू कट एरोगेंट, एरोगेंट मतलब हो गया तानाशाही या घमंडी नेचर जो है डेथ का, डाउन टू साइज मतलब डेथ के घमंडी नेचर को कट डाउन करना या उसको खत्म करना। तो आपने इसकी थीम को भी देख लिया, इसकी पोएम्स भी पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया। आई होप पूरी पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस। ओके बच्चों, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।